हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार इतिहास के जो लल्लन टॉप प्रश्न हैं उनकी श्रृंखला को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। पिछले वीडियो सेशन में आपने घटना चक्र के बहुत ही अच्छे निचोड़ को देखा होगा। उसी वीडियो सीरीज को यहाँ पर नेक्स्ट तरीके से कंटिन्यू करने वाले हैं। आज भी बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले जो शिक्षक भर्तियों की और स्पेशली टेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर संबंधित नहीं है तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे फेवरेट एजुकेटर के माध्यम से पढ़ने का मौका मिलेगा, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होगी, वीकली फ्री मॉक टेस्ट। अनअकैडमी लाया है बिग डिस्काउंट, 80% ड्रॉप आउट है यूपी टेट, सी टेट और स्टेट टेट के प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स में। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 699 में, 12 महीने का 899 में, और साथ ही साथ यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को 10% का एडिशनल डिस्काउंट पाने के लिए। अनअकैडमी लाए हैं टीचिंग एग्जाम्स के लिए एस सीटेट 2021 अ कंप्लीट बैच कोर्स। ये स्टार्ट हो गया है 17 जुलाई। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को किसी भी सब्सक्रिप्शन प्लान में 10% का एडिशनल डिस्काउंट पाने के लिए, और साथ ही साथ फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेज को अनलॉक करने के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, चेकआउट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं महावीर जैन, यानी कि जैन धर्म और इससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों बात की जाए तो ऋषभनाथ। जी हाँ दोस्तों, ऋषभनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। अगर माना जाए तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और यहाँ पर महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म आंदोलन का प्रवर्तन किया था। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये इसी में समाहित है। 24वें तीर्थंकर आपके महावीर जैन हो जाएंगे। और जैन धर्म में 3 रत्न यानी कि त्रिरत्न कहे दिए गए हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं? तो यहाँ पर सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जी हाँ दोस्तों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यही त्रिरत्न है। और जैन धर्म में सत्य या यथार्थ में विश्वास को सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान, और सुख दुख में समभाव को ही सम्यक आचरण कहा गया है। जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति जीव का अंतिम लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना। जी हाँ दोस्तों, जिस मनुष्य ने अपने जीवन में इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली, समझ लीजिए उसने कैवल्य प्राप्त कर लिया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे डायरेक्टली। मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन लेंगे। मेगस्थनीज, जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? तो दोस्तों ग्रीस के थे। मेगस्थनीज मूलतः ग्रीस, यूनान का निवासी था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। काफ़ी बार ये क्वेश्चन बना है। मेगस्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका थी, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर है विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों ये संस्कृत में लिखी गई है। अचरज होगा कि मुद्रा राक्षस आपकी संस्कृत में लिखी गई है। देखिए, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है, जिसकी रचना 4वीं सदी के उत्तरार्ध और 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नाटक में चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन कहा गया है। यहाँ पर धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका भी लिखी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको डिस्कस किए गए हैं। फिर है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? ऑब्वियस सी बात है, 13वां शिलालेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध हो या उसके परिणाम के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। विजयोपरांत
यानी कि विजय के उपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित हुए। पहला उत्तरी केंद्र राजधानी तोसली रखी गई और दूसरा दक्षिणी केंद्र राजधानी जौगढ़ रखी गई। अगला है कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग जो पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो कलिंग की राजधानी दोस्तों तोसली थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 5वां क्वेश्चन रहेगा आपका इस वीडियो सेशन का, कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसली ओडिशा वर्तमान में ये थी, और निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो यहाँ पर कामरूप जो था ये साम्राज्य के उनके अधीन नहीं था। उपर्युक्त विकल्पों में कामरूप अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4वीं सदी के इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन द्वारा रचित में मिलता है, जहाँ पर यह गुप्त साम्राज्य के सीमांत राज्यों देविका और समतट के साथ वर्णित है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बढ़िया सा फैक्ट है कि हरिसेन द्वारा रचित जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसको इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति कह लें, इसमें समुद्रगुप्त का पूरा उल्लेख है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये सैकड़ों बार प्रश्न बना है। अगला है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो दोस्तों शाहबाजगढ़ी इस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। अशोक के 14 बृहद शिलालेख विभिन्न राजाज्ञाएं यानी कि शासनादेश हैं जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक के शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख अन्य लेखों के विपरीत खरोष्ठी लिपि में लिखी गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये खरोष्ठी लिपि में है, बाकी ब्राह्मी में है, जो ईरानी आर्मेइक से उत्पन्न हुई थी। शाहबाजगढ़ी की बात करें तो आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले की यूसुफजई तहसील में ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख इनका दोस्तों 13वां ही है, कलिंग युद्ध वाला। देखिए 13वां जो शिलालेख है वो सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के कलिंग विजय राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद का वर्णन है, और इसकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। अब अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान आपका स्तंभ ही है दोस्तों। अगले फैक्ट को लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है, जिनमें अशोक द्वारा धम्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए एकास्मक स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अशोक के एकास्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष है। अगला है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष, ये कन्नौज एक स्तंभ पर आधारित था। गौतम बुद्ध, ये सारनाथ एक स्तंभ पर आधारित था। देखें दोस्तों तो सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था, और सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हुए हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भी रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? दोस्तों कृषि पर आधारित थी। मौर्य व्यवस्था की अगर बात करें तो ये कृषि पर आधारित थी। भूमि कर, जिसे भाग कहा जाता था, राजस्व का प्रमुख प्रकार था। यह उत्पादन का 1/6 था। ठीक है दोस्तों। अब देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें तो अशोक को ही ये नाम दिया गया था, देव नाम प्रिय। देखिए मौर्य शासक अशोक को कहा जाता था और अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता था। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदगोलम के अभिलेखों से मिलता है। अशोक को धम्म नीति और कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। तो देव नाम प्रिय की बात करें तो ये अशोक को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में लगातार ये पूछा गया है। दोस्तों अब यहाँ पर हम लेंगे गुप्त वंश के संबंध में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय को डिस्कस करेंगे। देखा जाए तो खगोलविद बाराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो दोस्तों ये आपके विक्रमादित्य के दरबार के हिस्सा थे। अगर देखा जाए तो खगोलविद जो बाराहमिहिर हैं और कवि कालिदास हैं, सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हैं वही विक्रमादित्य हैं के 9 रत्नों में शामिल थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। कालिदास और बाराहमिहिर के अलावा अमर सिंह, धन्वंतरी,
घटकरपर, छपड़क, शंकु और वररुचि और बेताल भट्ट ये 9 रत्नों में शामिल थे। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक, तो ऑब्वियस बात ही कालिदास थे। ये उसी पेड़ की डाली पर बैठे थे जिसको ये काट रहे थे, तो ये महामूर्ख की श्रेणी में पहले आया करते थे। खैर फिर इन्होंने पत्नी के संज्ञान में आकर के काफ़ी कुछ विकास किया था। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार कालिदास थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के अतिरिक्त विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला है गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो दोस्तों गुप्त काल की जो महिला प्रभावती थी, तो दोस्तों ये प्रभावती थी और प्रभावती गुप्त ही ये गुप्त साम्राज्य की प्रभावशाली महिला थी। ठीक है दोस्तों, गुप्तकालीन प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्त थी। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों में जाना जाता है इसके अलावा? चाणक्य, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त, कौटिल्य। तो समुद्रगुप्त के नाम से नहीं जाना जाता, बाकी सभी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कौटिल्य अथवा चाणक्य द्वारा अथवा विष्णुगुप्त एक राजनीतिक और चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका व्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम चाणक्य और गोत्र नाम कौटिल्य कुटिलय था, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब हर्षवर्धन को डिस्कस कर लेते हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन दोस्तों थानेश्वर का शासक था। देखा जाए तो कन्नौज जो है ये हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। यहीं पर पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। पुष्यभूति वंश का संस्थापक हर्षवर्धन था और राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी आयु मात्र 16 वर्ष थी। हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री वैन सांग आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला है हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने निमंत्रण में, सॉरी नो नियंत्रण नहीं, नियंत्रण ही है, निमंत्रण नहीं है। 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था। इनमें 5 इंडीज कौन थे दोस्तों? तो पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। देखिए शासक हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, जिसमें सम्मिलित है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशीय शासक पुलिकेशन द्वितीय से पराजित होना पड़ा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इतिहास में काफ़ी बड़ी घटना थी कि हर्षवर्धन को पुलिकेशन द्वितीय ने हराया था। और हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार जालंधर, कश्मीर, नेपाल, बल्लभीपुर तक कर लिया था। कादंबरी के लेखक पूछते हैं तो ये बाणभट्ट हैं दोस्तों, और कोई नहीं। देखा जाए तो कादंबरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य लेखक बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के राजदरबारी कवि थे और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना हर्षचरित भी है, जिसमें हर्ष के समय की विस्तृत सूचना जो है प्राप्त होती है। अब दोस्तों राजपूत काल के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो तमिल साहित्य है वो संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। अगर देखा जाए तो प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम तमिल कवियों विद्वानों की एक सभा या परिषद थी, जिसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा किया जाता था। कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम्पी में आपका विरूपाक्ष मंदिर है और यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। देखिए सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों राजेंद्र प्रथम ने इसको करवाया था। देखा जाए तो राजेंद्र प्रथम ने अपनी गंगा घाटी में इस अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी और गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की थी और नई राजधानी के समीप ही उन्हें चोलगंगम नामक झील का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है इस पर एक साउथ इंडियन मूवी बन गई होगी, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग सा इनका इतिहास रहा है। अब दोस्तों चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसको दोस्तों पल्ली छांदम कहा जाता था।
देखा जाए तो चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्ली छांदम यानी कि पल्ली चंदय ये कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेल्लांगवई, काफ़ी टिपिकल सा है, वेल्लन वगाई कहा जाता था। स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को सालाभोग कहते थे। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्राह्मदेय कहा जाता था। पाल वंश का पहला शासक कौन था? नन अदर देन गोपाल था, और पाल वंश का संस्थापक भी गोपाल था। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। वह बौद्ध मतानुयायी था और नालंदा में उसने एक विहार का भी निर्माण करवाया था। फिर है पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो दोस्तों ये पूर्वी हिस्से से संबंधित है। अगला है 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसने शासन किया था? तो तोमर वंश ने दोस्तों शासन किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्राचीन विविध भारत से संबंधित क्वेश्चन है। किसने तक्षशिला शहर स्थित था? तो दोस्तों सिंध और झेलम में। देखिए जो तक्षशिला शहर है सिंधु और झेलम नदियों के मध्य अवस्थित था। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है। तक्षशिला एक शैक्षिक केंद्र था और विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। आम्भी का संबंध तक्षशिला से ही था। अगला है भारत में नवपाषाणकालीन जो गुफा है चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो दोस्तों ये भीमबेटका में मिलती है। भारत में नवपाषाणकालीन गुफा चित्रकारी भीमबेटका में मिलती हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में विंध्यन पर्वत श्रृंखला के पदस्थली में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों में भी शामिल है। दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास अगले वीडियो सेशन में हम डिस्कस करते रहेंगे, तो फिलहाल के लिए बने रहें, जुड़े रहें एग्जाम धुन से। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।